गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग संजय, गुड इवनिंग। कुशल, आर्यन, गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग। सुमित, दुर्गेश, गुड इवनिंग। देखिए, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कोई भी अब कुछ बचा नहीं है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड सीबीएसई को फॉलो कर रहे हैं, बट बेटर साइड यही है कि गो फॉर सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि अपना एनटीए जो है उसी को पूरा फॉलो करता है, उसी सिलेबस को। सत्यम, अमन, रजत, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो कल बच्चों सभी लोगों ने धीरे धीरे जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था, और देखा था कि कैसे जो है हम लोग सिस्टम बाउंड्री भी लेकर हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर हम सिस्टम बाउंड्री लेते हैं तो कब कौन सा टेंशन एक्सटर्नल होता है और कब कौन सा टेंशन इंटरनल होता है, ये भी हमने देखा था, है ना। तो कोई भी सिस्टम बाउंड्री के अंदर अगर टेंशन या कोई भी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट पेयर में अगर आपको दिखने लगे तो दैट फोर्स विल बी इंटरनल फोर्स। ठीक है, ठीक है, दैट फोर्स विल बी। बिल्कुल कंटिन्यू करिए भाई। ठीक है, अभी पहला ही चैप्टर है, पहला टॉपिक है रमन। ठीक है, आप अभी से कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्री बॉडी एक लेक्चर कल का है, उसको जरूर देख लीजिएगा। फोर्स के लेक्चर पहले देख लीजिएगा। ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी 2 लेक्चर हुए हैं फोर्स के केवल, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग का चैप्टर है। तो हम ये कह रहे थे कि कोई भी अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं और एक सिस्टम बाउंड्री डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर हमारा टेंशन जो है इंटरनल फोर्स आता है, तो टेंशन अगर इंटरनल फोर्स है, इक्वल और अपोजिट है, तो वो दिस विल बी ट्रीटेड एज टू बी ए इंटरनल फोर्स। ठीक है, दैट विल बी ट्रीटेड एज टू बी ए इंटरनल फोर्स, नहीं तो वो एक्सटर्नल होगा। तो कुल मिला के हमने ये देखा था कि इंटरनल या एक्सटर्नल वो टोटली डिपेंड करेगा सिस्टम बाउंड्री पे। फिर हमने देखा था कि अगर अगर हमारा जो मतलब फोर्स है, अगर उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स हमने 0 किया था कंपोनेंट लेके। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि रेफरेंस एक्सिस कैसे चूज करें। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, आप न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाने जा रहे हो, नेट फोर्स 0 करने जा रहे हो, ठीक है, तो साइन रूल तो मैंने बताया भाई, जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाया तो भी बताया था। ठीक है, और हर जगह बताया था। साइन रूल के थ्रू ही आप लामिस थ्योरम करते हैं। देखिए, ये है कि यहां पे 3 फोर्सेस अगर लग रहे हैं, आप इसको इस फॉर्म में देख लीजिए। ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है। इसको लैमिस थ्योरम भी कहते हैं। जो कि साइन रूल के थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं या फिर वेक्टर से। तो इसके अपोजिट एंगल अल्फा है, इसके अपोजिट एंगल बीटा है, और इसके अपोजिट एंगल गामा है। ठीक है, तो आप इसको यहां से बता सकते हैं F1 अपॉन उसका जो एंगल है, F1 के अपोजिट जो एंगल है उसका साइन ले लीजिए, साइन अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ठीक है, यही चीज है। ये ट्रायंगल साइन रूल मैथ्स में जब आप करेंगे तो साइन रूल के थ्रू ही प्रूव हो जाता है। तो
ये इसी चीज को हमने कल अप्लाई किया था, ठीक है, इसी को हमने अप्लाई किया था। क्लियर है? तो मैंने ये कहा था कि आपको अगर रेफरेंस एक्सिस चूज करना है तो रेफरेंस एक्सिस में दो इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ठीक है। आपके पास पढ़ने का टाइम है तो आप उसकी थ्योरी बुक ले सकते हैं भाई ऋतिक, वेरी गुड बुक, बट आई डोंट सजेस्ट यू कि आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको पढ़े, उसके जगह पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, वो ज्यादा बेटर है। जो कि हमारे आने वाले हैं, जो हमारे आने वाले हैं उस फॉर्मेट के न्यूमेरिकल पे ज्यादा टाइम दे सकते हैं थ्योरी पढ़ने के बजाय। थ्योरी का पर्पस यहां सब सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। तो अब आपने ये देखा कि हम जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे उसमें रेफरेंस एक्सिस चूज करने की हम बात कर रहे थे। तो रेफरेंस एक्सिस बुक की जब रेफरेंस एक्सिस चूज करने की जब हम बात कर रहे थे तो क्या बता रहे थे कि जिस डायरेक्शन में अपना जो है इक्विलिब्रियम है, ठीक है, उस डायरेक्शन में न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाना है। तो आप उधर एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मानिए। बट मैंने कहा था कि आप क्या कर सकते हैं कि रेफरेंस एक्सिस कोई भी मान सकते हैं फॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ, बट चालाकी किसमें दिखानी है कि हम ऐसा रेफरेंस एक्सिस चूज करेंगे जिससे कम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लेने पड़े, पहले से कुछ फोर्सेस हमारे उसी रेफरेंस एक्सिस में हो तो हम वो रेफरेंस एक्सिस मानना हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हमें न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सिलरेटेड है उस डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस मानेंगे और उसके परपेंडिकुलर वाई। ये सब बातें मैंने आपको ब्रीफ कर दी, ठीक है, जो हमने कल यूज की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं यूनिफॉर्म रोप के टेंशन या रॉड के टेंशन की बात तो हमने कर ली। इफ टेंशन इन ए नॉन यूनिफॉर्म रोप या स्ट्रिंग कैसे हैंडल करेंगे, ये भी आपके लिए बिल्कुल नया है। देखिए इसको कई जगह पे हर जगह यूज करेंगे। टेंशन इन ए नॉन यूनिफॉर्म रोप और रॉड, कुछ भी बोल सकते हैं किसे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रॉड या यूनिफॉर्म रोप में टेंशन तो हमने निकालना सीखा। अब नॉन यूनिफॉर्म की कहानी है। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है। मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, जब मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होता है जिसको हम लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा इज बेसिकली आवर लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी। अरे भाई वेट कभी भी इंटरनल फोर्स होगा क्या भाई? आप जो पूछ रहे हो वेट कभी भी इंटरनल फोर्स होगा? आपने पढ़ा था पहली क्लास में वेट क्या है? वेट हमारा अर्थ का पुल है। तो अगर हम किसी बॉडी को लेंगे तो अर्थ का जो फोर्स है वो हमेशा एक्सटर्नल होगा। जब आप बॉडी और अर्थ दोनों को एक सिस्टम लेंगे तब आपका वेट जितना फोर्स बॉडी जो है अर्थ पे लगाएगी उतना ही जो है अर्थ जो है बॉडी पे लगाएगा। देन ओनली वी कैन से दैट कि दिस ग्रेविटी इज इंटरनल फोर्स। कब? जब आप ये अर्थ है, ये बॉडी है, सब तो बता चुका हूं, ये इस पे mg फोर्स लगाएगा और ये भी उस पे उतना ही फोर्स लगाएगा अपना g m1 m2 अपॉन से करेंगे तो इस पे भी वही फोर्स आएगा, इक्वल और अपोजिट, ठीक है, इक्वल और अपोजिट। तो जब आप इन दोनों को सिस्टम लेंगे अर्थ और बॉडी, then only we can say that this is action reaction pair and it is internal. While you are taking only the body as in a system boundary, then your gravity always be an external force. तो हमेशा ध्यान रखिएगा हमारे क्वेश्चन में हम अर्थ पे खड़े होके सारा कुछ कर रहे हैं तो अर्थ इज आवर वोट, अर्थ का जो पुल होगा ऑलवेज एक्सटर्नल होगा। तो टेंशन, ये बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई करो यार, रोज जो है इन सब्जेक्ट और बुक और ये सब की बातों से मैं तंग आ चुका हूं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई एनी कमेंट्स रिगार्डिंग दिस बुक एंड रिगार्डिंग दिस कि ये सब चीजें बकवास हो जाता है पूरा फालतू, रोज आप लोग ये बकवास करते हो। टेंशन इन ए नॉन यूनिफॉर्म रोप एंड रॉड। तो अब नॉन यूनिफॉर्म रोप जो पढ़ने वाले हैं वो इतनी बकवास नहीं करते बुक और इसके पीछे, वो चुपचाप पढ़ाई करते हैं।
एक महीना से पढ़ रहे हो, एक महीने से बता रहा हूं, आप बकवास पे बकवास रोज कमेंट पूछते हो, विच बुक, बकवास बातें हैं। तो यहां पे देखो अब ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आपको बता चुका हूं कि नॉन यूनिफॉर्म यहां पढ़ाया जा रहा है, आप बकवास कर रहे हो। 11 साल से 12 साल से 15 साल के जो टीचर्स से आप पढ़ रहे हो, जितने भी डिफरेंट टीचर्स से, दे हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दे हैव गॉन थ्रू 100 ऑफ बुक्स, एटलीस्ट 100 ऑफ बुक्स, और वो इसका जिस्ट दे रहे हैं आपको। तो आपको यहां पे आपको फेथ नहीं टिकता है, आप बुक पढ़ के आप बुक खरीद लो यार, पूरी लाइब्रेरी बना लो, घर में लाइब्रेरी सजा लो, देखें कितने लोग सेलेक्ट हो पाते हो। आप अगर यहां पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल यहां पे जो है, अगर फेथ जुटता है तो, नहीं जुटता है तो आप कहीं और पढ़िए जहां पे आपका फेथ जुट रहा है। लेकिन अगर आपका फेथ जुटता है तो चुपचाप आपको यहां फोकस होके पढ़ना चाहिए। फिजिक्स बहुत ही, आपके पास किसी बुक से पढ़ के आप केवल फिजिक्स सीख जाते तो इससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं, तब तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्या आपके पास इतना समय है और क्या इतना लोगों के पास है थिंकिंग कि वो अपने से समझ लें सारी चीजें, और एक बुक में क्या सब कुछ दिया होता है। ठीक है, आप एससी वर्मा है, आप पढ़िए थ्योरी, आप एससी वर्मा की कोई एक चैप्टर जो है ट्रायल बेसिस पे पढ़िए। ठीक है, आप पूरा पढ़िए, ठीक है, पूरा पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़िए, चेक करिए, रियलिटी चेक करिए, और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए अपने से, मेरे पढ़ाने से नहीं, अपने से। आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। हार्डली आप 20% क्वेश्चंस कर पाएंगे, हार्डली। उन्हीं की बुक की थ्योरी पढ़ के उन्हीं का क्वेश्चन आप हार्डली 20% कर पाएंगे। जस्ट गो एंड चेक। रेसनिक हेलिडे, वन ऑफ द बेस्ट बुक, एंड सभी लोग रेकमेंड करते हैं फॉर थ्योरी पर्पस। गो एंड परचेज रेसनिक हेलिडे एंड रीड। ठीक है, आप करो रीड, रीड करने के बाद उन्हीं का क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपको रोज बताया जाता है, आप समझते नहीं है। टेंशन इन ए नॉन यूनिफॉर्म रोप और रॉड, तो यहां पे अपने पास क्या है, मास पर यूनिट लेंथ अब कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा आपको दिया जा रहा है, लैम्डा नॉट वाई, वेयर वाई के बारे में बताया जा रहा है। वाई इज डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, ठीक है, वेयर वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। ठीक है, तो यहां पर अब आप ध्यान से देखो कि अपना जो वाई है, ठीक है, अपना जो वाई है वो वाई जो है कहां से है, रॉड के या रोप के बॉटम से है। तो आप देख पा रहे हो ये जो लैम्डा है, जो मास पर यूनिट लेंथ होता था, वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे तो रॉड का जो मास पर यूनिट लेंथ है, मतलब आप अगर यहां पे 1 सेंटीमीटर का रॉड कट करते हो और उसका जो मास होगा, और आप यहां पर 1 सेंटीमीटर का रॉड कट करते हो उसका जो मास होगा, उनमें वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। और नीचे से जब आप ऊपर जाते जाओगे तो लैम्डा बढ़ रहा है। देखिए मैंने ये लिया है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, a प्लस बी वाई हो सकता है ना, ln हो सकता है, e की पावर हो सकता है, एनी फंक्शन हो सकता है। तो आपने ये फंक्शन मैंने लिया है बस। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब ध्यान से सुनो, आपके लिए पहला केस है, बट इट विल बी ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स आपके सामने आने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट चैप्टर्स में। ऐसा नहीं कि केवल ये इस चैप्टर के लिए है ये सब अप्रोच, ये हर चैप्टर में आपको मिलेगा। तो कभी भी कोई चीज वेरी करती है तो कैलकुलस अप्रोच यूज करते हैं। कैलकुलस अप्रोच ये कहता है, आप सभी बच्चों को पता है कैलकुलस अप्रोच। कैलकुलस अप्रोच में हम कहते हैं कि हम जो है क्या करेंगे, जब कोई चीज वेरी कर रही होगी तो हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे। कभी भी कोई भी चीज वेरी करे फिजिक्स में तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप पहले उसका किसी छोटे से एलिमेंट के लिए उसको लिखो। जैसे यहां टेंशन लिखना है, तो अगर यहां पे लैम्डा वेरी कर रहा है तो हम पूरे रॉड के लिए नहीं लिख सकते, हमें कहीं छोटे से टुकड़े के लिए पहले लिखना होगा। और उस टुकड़े के लिए जब हम लिख लेंगे तो उसको हम कई सारे टुकड़ों के लिए जब जोड़ेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे, उन सभी टुकड़ों के टेंशन को जोड़ेंगे तो हमें नेट टेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अप्रोच क्या है। अप्रोच ये है, देखो
कि आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हो, पहले आप जैसा फंक्शन दिया है उसी के अलोंग जाकर, नीचे से y वेरी कर रहा है तो आप भी नीचे से जाइए और यहां पर एक y डिस्टेंस पर जाकर dy का छोटा सा रॉड कट करिए, dy का एक छोटा सा टुकड़ा कट करिए रॉड का। पूरे रॉड की अब कहानी नहीं होगी, पहले किसकी होगी, dy पे, y पे जाके ऐसे आप करेंगे। ये आप y पे गए और y पे जाके आपने dy का एक टुकड़ा कट किया, ठीक है, dy लेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे, dy लेंथ, ठीक है, उसे हम बोलेंगे dy लेंथ। तो हम यहां पर y पे जाएंगे और ये dy का एक छोटा सा रॉड ऐसे कट करेंगे, दिख रहा है सभी बच्चों को, तो छोटा सा ये रॉड कट करेंगे जो मैंने शेडेड बनाया है। तो दिस dy इज ए वेरी स्मॉल, dy तो आप लोग सब लोग समझते हैं, मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बताया है, dy डेल्टा को भी टेंट करेंगे तो उस आपका क्या हो जाएगा, उससे भी छोटा डेल्टा y, याद है सभी बच्चों को, ये डेल्टा y से भी छोटा है अपना dy टेंडिंग टू जीरो। जब आप लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू जीरो करते हैं तब आपके पास आता है, मतलब जस्ट लाइक ए डॉट, जस्ट लाइक ए डॉट है ना, dy आपको दिखाने के लिए मैं इतना बड़ा बनाया हूं बट वो एक डॉट है, ठीक है। तो आप y पे जाके dy कट करिए और इसका मास जो है क्या मानिए, dm। तो मैं यहां लिख रहा हूं, लेट एट ए डिस्टेंस, ये पहली बार है तो मैं सब कुछ लिख भी रहा हूं, आगे धीरे धीरे नहीं लिखूंगा। एट ए डिस्टेंस dy, एट ए डिस्टेंस y, dy length of the rod is cut whose mass is dm, जिसका मास क्या माना जा रहा है, whose mass is dm, ध्यान से देखिएगा, whose mass is dm, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि ये जो आपको दिख रहा है ये dy, इसको अलग बना लो यहां, तो यहां पर जो टेंशन है dy की वजह से, ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि जितना नीचे का मास हैंग कर रहा होता है उसी की वजह से टेंशन होता है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो टेंशन होगा, y पे जो टेंशन है t, अगर आप ये बोल रहे हैं कि y पे टेंशन मान लीजिए इस पे t है और इस थोड़ा सा और ऊपर चले गए हम dy, तो टेंशन हो गया बढ़कर t प्लस डी टी, ऐसे फंक्शन बनाते हैं। y पे टेंशन क्या माना, ये है t एट y और ये है टेंशन t एट y प्लस डी वाई, क्योंकि यहां तक थे हम तो यहां पर अपना y था, y से थोड़ा और ऊपर बढ़े, कितना ऊपर बढ़े, dy, तो टेंशन कितना बढ़ गया, टी वाई जो है क्या है, टेंशन एट y, और y से हम और y प्लस डी वाई किया तो टी वाई प्लस डी वाई हो गया टेंशन। ये सबको क्लियर है, मतलब हम अगर y लेंथ पर हैं तो y लेंथ का जो मास है नीचे जो हैंग कर रहा है उसके वजह से टेंशन है। आप y से थोड़ा और ऊपर गए, छोटा सा लेंथ dy, तो जब आप dy और लेंथ ऊपर गए तो आपको क्या मिलेगा कि टेंशन में कितने का इंक्रीमेंट मिला, ty प्लस dy का टेंशन है। तो ty प्लस dy का टेंशन हम क्या बोल के चल रहे हैं, t प्लस dt, और ty का टेंशन को हम t बोल रहे हैं, ठीक है। ty के टेंशन को t बोल रहे हैं तो dy और आगे बढ़ गए तो कितना मास ऐड हो गया, dy लेंथ का मास ऐड हो गया, तो टेंशन कितना बढ़ गया, t प्लस dt। तो हम क्या बोलेंगे, लेट dt be the increment in the tension ठीक है। तो dy, जब y से हम dy गए तो टेंशन कितना इंक्रीज हो गया, t से t प्लस dt। तो अब आप यहां पे क्या लग रहा होगा, यहां पे लग रहा होगा अपना dmg, यहां पे लग रहा होगा इस पे नेट फोर्स, देखो इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, dmg,
इसका मास हमने क्या लिया है, dm, और ये इक्विलिब्रियम में है तो यहां पे न्यूटन्स लॉ लगाओगे तो नेट फोर्स आपको क्या मिलेगा, ऊपर कितना है T प्लस dt, नीचे क्या क्या है, इज इक्वल टू इस y लेंथ का मास का वेट मतलब dmg प्लस t, तो ये t और t कट जाएगा, इसका मतलब dt कितना आ गया, dmg, ये सभी को दिखा कि dt कितना आ गया, dmg, ठीक है, dt अपने पास आ गया dmg, तो dt आ गया dmg। अरे भाई सुशांत, इतना इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, आप अपने नाम के लिए परेशान हो कि नाम ले लीजिए, मेरे जैसे आदमी आपका नाम ले भी लेगा तो क्या होगा, आप कुछ ऐसा करो ना यार जिससे आपके गली मोहल्ले जिला देश आपका नाम ले, ठीक है, मेरे नाम लेने से क्या हो जाएगा, अभी आप पढ़ रहे हो IITian बनोगे तो लोग आपको जानेंगे, आपका नाम लेंगे, IITian बन के कहीं UPSC निकाल लोगे तो आप जो है जिला के लोग आपको जानेंगे, आप DM बनोगे, ये सब करो ना, मेरे से क्या होना है, मेरे से नाम लेने से कुछ ना होगा। dt हो गया dmg, ये क्लियर है सभी बच्चों को। तो हमने क्या किया, जब हम y लेंथ पे थे, ठीक है, जब हम, हाँ, दो टाइप से नाम होता है, एक बदनाम होके नाम होता है और एक नाम करके नाम होता है, तो आपके ऊपर है, ऑप्शन है आपके पास। तो ये dt जो है अपना क्या हो गया, इंक्रीमेंट इन टेंशन। इंक्रीमेंट इन टेंशन कितना हुआ, मतलब हम y पर थे तो टेंशन अपना t था, जब हम y से dy आगे बढ़ गए तो कितना मास ऐड हुआ, जब हम y पे थे तो टेंशन t था, y से हम dy आगे बढ़ गए तो कितना मास ऐड हुआ भाई, dmg का मास, इस dy लेंथ का मास कितना है dm, तो dmg का मास हमारा ऐड हो गया, उसी की वजह से टेंशन में इंक्रीमेंट हुआ। वही चीज आपको यहां दिख रही है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये dm क्या लिखें, तो देखिए यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्यों मैंने ये dy लिया, एक बच्चा बार बार पूछ रहा था कि dt क्यों लिया, dy क्यों लिया, इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मैं यहां पर, कोई बच्चा अगर ये बोले कि सर ये डायरेक्ट लिख दे, इसका मास इसी की वजह से तो था यहां पे टेंशन, इसका मास y लेंथ का मास मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, m/l इंटू वाई, ये है y लेंथ का मास, लेकिन ऐसा अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारा लैम्डा यूनिफॉर्म नहीं है, पर यूनिट लेंथ जो मास अगर कांस्टेंट होता तो हमें m/l इंटू वाई इंटू जी लिख देना होता, वही टेंशन होता y का, बट अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सिंस dy इज वेरी स्मॉल, तो dy का फायदा देखिए, सिंस dy इज वेरी स्मॉल, सो लैम्डा एट y इज सेम एज लैम्डा एट y प्लस dy। ये है फायदा कि अगर हमारा लैम्डा y का फंक्शन है, अगर हमारा लैम्डा y का फंक्शन है तो y में dy का चेंज नाम मात्र चेंज हुआ है, मतलब dy बहुत छोटा लेंथ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो लैम्डा मेरा यहां पर था, लैम्डा एट y यहां पर था, यहां पर क्या होगा, लैम्डा एट y प्लस dy, तो लैम्डा एट y प्लस dy बहुत छोटा है, तो लैम्डा एट y प्लस dy इज नियर अबाउट सेम एज लैम्डा एट y, दैट इज for dy length only, for dy length lambda is assumed to be constant, assumed to be constant। ये है मतलब कि dy बहुत छोटा है तो केवल dy लेंथ के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा लीनियर मास डेंसिटी बहुत ही, मतलब लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट हम किसके लिए बोलेंगे, केवल dy के लिए, तो dy के लिए हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ इनटू दैट मच लेंथ। तो अब हम dm लिख सकते हैं क्योंकि dm जो है dy का मास है, और dy के लिए मैंने आपको बताया
कि लैम्डा कांस्टेंट मानेंगे, और कितना मानेंगे, जो लैम्डा y पर होगा वही लैम्डा y प्लस dy पर होगा। तो क्या लिखने वाले हो, डीएम मास पर यूनिट लेंथ, तो यहां लिखा जाएगा लैम्डा, कौन सा लैम्डा, लैम्डा एट y, तो लैम्डा एट y, और डीएम का लेंथ कितना है, dy। तो इस तरीके से फंक्शन बनाएंगे, और लैम्डा एट y आपको दिया हुआ है, देखिए उसको लाके यहां पुट कर दीजिए, तो लैम्डा नॉट y dy, ये बना तुम्हारा डीएम। अब यहां पे dt इज इक्वल टू, ये फंक्शन बन चुका है, लैम्डा नॉट इज ए कांस्टेंट बाहर ले लो, g कांस्टेंट है बाहर ले लो, इसको आप यहां पुट कर रहे हो और इसमें कांस्टेंट्स को बाहर ले रहे हो, तो ये y और dy, ठीक है। ये इंटीग्रेट करेंगे आप, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सीखिए, आप ध्यान से सीखिए, यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि जब y हमारा 0 है, लिमिट लेना सीखिए धीरे धीरे, ये सब मैं बोल रहा हूं कि फिजिक्स में कंटिन्यू आपको करना होगा, तो आप पहली बार है, धीरे धीरे बहुत बार करेंगे, इनफाइनाइट टाइम्स। ये y जब यहां बॉटम पे रहोगे तो y 0 है, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा। तब टेंशन कितना है, देखो यहां पर टेंशन इसके नीचे क्या है, 0 है ना भाई टेंशन, तो टेंशन 0 कर दो। आप किसी y पर फंक्शन बनाना चाहते हो तो ये वेरिएबल रखो, ये y तो ये t, और ये t कहां का t होगा, t एट y लेंथ। अब ये इंटीग्रेशन तो सभी बच्चों को आता है, ये इंटीग्रेशन सभी बच्चों को आता है, क्या लिखोगे, dt का t हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा नॉट g, y dy का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, 2 बाहर ले लो, फिर ऐसे लिमिट लेते थे 0 से y, तो t कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट g बाई 2 y स्क्वायर। तो ये देखो अब टेंशन जो है आपको y का फंक्शन मिल जाएगा, वहां पे आपको लीनियर फंक्शन मिला था, यहां पर आपको देखो कैसा फंक्शन मिल रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि लैम्डा कैसा है। तो दिस इज योर आंसर, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ y। आपको जितने जितने हाइट पे पूछा जाए उतने हाइट पे आप y की वैल्यू पुट कर दिए, l/4 l/2, तो आप वहां पे पुट करेंगे तो आपको उस लेंथ का टेंशन मिल जाएगा। आरपीटी रूल क्या पूछ रहे हो भाई, क्या पूछ रहे हो, ये आरपीटी रूल और ये सब कहां से क्या पढ़ के आया हो, मैं कोई रूल नहीं जानता, मैं बेसिक चीजें जानता हूं और हमेशा इसी से सॉल्व किया जाता है, यही आईआईटी एडवांस भी चाहता है। अब आरपीटी रूल क्या रूल क्या पढ़ के आए हो, क्या है आरपीटी रूल बताओ, मुझे नहीं पता आरपीटी और क्या शॉर्ट फॉर्म। तो लैम्डा नॉट जी अपॉन 2 वाई स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर है सही बच्चों को। तो कभी भी आपने एक बहुत ही बेसिक बात सीखी, बेसिक बात ये सीखी कि कभी भी नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम क्या करेंगे, जो काम हम y के लिए करते थे, फिर से सुनिए, जो काम हम y के लिए करते थे, y के लिए टेंशन निकालते थे यूनिफॉर्म में, तो y के लेंथ का वेट लिख देते थे सीधा m/l इंटू वाई इंटू जी। लेकिन अब हम y लेंथ के लिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा लैम्डा फंक्शन है। तो लैम्डा जब फंक्शन होगा तो हम ये काम छोटे से एलिमेंट के लिए करेंगे, उससे फायदा क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है कि सिंस dy इज वेरी स्मॉल, तो जो लैम्डा y पर होगा वही लैम्डा y प्लस dy पर होगा, ठीक है, जो लैम्डा y पर होगा वही लैम्डा y प्लस dy पे होगा। तो जो लैम्डा y पर है वही लैम्डा y प्लस dy पे है। इसका क्या मतलब है भाई कि dy के लिए जो तुम पूरा काम y के लिए करते थे कांस्टेंट मानकर, वो काम आप केवल dy के लिए करोगे। क्योंकि dy बहुत छोटा है तो हम ये मान के चलेंगे, ये क्लियर कट सब लिखा हुआ है कि जो dy लेंथ के लिए लैम्डा एज्यूम टू बी कांस्टेंट, और वो लैम्डा कितना होगा, जो लैम्डा एट y होगा। पॉइंट साइज बॉडी होगी, पॉइंट साइज बॉडी होगी तो वहां टेंशन क्यों पूछेगा, वहां तो आप सीधे mg लिख देंगे। पॉइंट साइज बॉडी होगी तो वहां तो केवल आप mg लिख देंगे, ठीक है, ठीक है भाई। अगर कोई पॉइंट साइज बॉडी होगी तो आप सीधे सीधे mg लिख देंगे,
क्लियर है सभी को? तो ये अपना फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पे कोई भी क्वेश्चन में फंक्शन कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे तुम लोग को एक क्वेश्चन दूं, करोगे प्रैक्टिस के लिए, देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। सेम क्वेश्चन है, मान लो अब लैम्डा का बस फंक्शन चेंज कर रहा हूं, आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, जल्दी से करके दिखा दीजिए। लैम्डा जो है a प्लस बी वाई है, a प्लस बी वाई है, वेर a एंड b आर कांस्टेंट, ठीक है, और y फ्रॉम बॉटम है, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ टेंशन एट midpoint of the rod and at the top of the rod। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया, लैम्डा आपको दिया हुआ है, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ए और बी हमारे क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो ये यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। और आपको रेशियो लेना है दो टेंशन का। कौन कौन से टेंशन का? एक मिड पॉइंट पे इसका जो टेंशन होगा उसका, और एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है, इन दोनों का रेशियो लेना है। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या करना है, रेशियो लेना है। जल्दी से ट्राई करिए, सब कुछ वैसे ही होगा, फंक्शन वैसे ही बनेगा, बस आपको लिमिट एडजस्ट करनी होगी। तो या तो आप y के लिए निकाल लो, आप y के लिए निकाल लो, और एक बार y इक्वल टू L/2 पुट कर दो, और एक बार L पुट कर दो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीछे वाले पेज में क्या देखना चाहते हैं देख लीजिए। वन इज टू 4, 1:2, कुछ बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। अंदाज में तो नहीं ला रहे हो आंसर? ट्राई कर लीजिए सब लोग जल्दी से। ठीक है, फंक्शन बनाइए जैसे अभी फंक्शन बनाया था। चलिए, तो फंक्शन फिर से आप वैसे ही बनाएंगे। y का फंक्शन है बॉटम से, तो डिफरेंशियल एलिमेंट y पे जाके कोई कट करेंगे। मैं फिर बता दे रहा हूं, फिर से देख लीजिए, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है फिर से देख लीजिए, सेम वही चीज फिर कर रहा हूं। y पे जाकर dy का डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, और ये dy लेंथ के मास को आप क्या बोलेंगे, dt। dt टेंशन हुआ इसके क्रॉस, यही तो बोलते थे कि ये जो मास आपको मिला है इसका मास कितना है, dm, और इस dm की वजह से जो टेंशन बढ़ेगा, मान लो यहां पे टेंशन T है, तो अभी अभी बताया था यहां पे टेंशन क्या मानेंगे, थोड़ा बढ़ गया, T प्लस dt, यही तो मानेंगे, और इधर हो जाएगा dmg। इसका FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यही तो मिलेगा, और ये इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे नेट फोर्स 0 करोगे तो फिर वही चीज आएगी ना, T प्लस dt अपवर्ड फोर्स माइनस T डाउनवर्ड फोर्स माइनस dmg इज इक्वल टू 0। तो dt फिर से आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, dt कितना आएगा, dmg।
है ना। dt का मतलब इंक्रीमेंट इन टेंशन। तो जब हम y से dy आगे बढ़ गए तो हमारा टेंशन में कितना इंक्रीमेंट हो गया, t से t प्लस dt तो नेट हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ dt का। और ये dt किसके बराबर होगा, जितना एक्स्ट्रा मास इसमें ऐड हुआ। एक्स्ट्रा मास कितना ऐड हुआ, dm का वेट, तो dmg। dm लिखना अभी सिखाया है। dm आप क्या लिखेंगे, लैम्डा एट y इंटू इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ कितना है dy। यही तो बताया भाई, लैम्डा एट y, और आप dy का फायदा ले रहे हैं। जो लैम्डा यहां पर है y पर, वही लैम्डा आप क्या मानेंगे, लैम्डा एट y प्लस dy जो होगा। तो लैम्डा एट y प्लस dy जो है, सब कुछ वही करेंगे, इज इक्वल टू लैम्डा एट y एज dy इज वेरी स्मॉल। तो केवल dy के लिए आप लैम्डा कांस्टेंट मान रहे हैं, केवल dy के लिए लैम्डा आप कांस्टेंट मान रहे हैं। तो dy के लिए जब लैम्डा कांस्टेंट मान रहे हैं तो आप लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ, मतलब लैम्डा एट y इंटू dy। और लैम्डा एट y का फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो dm क्या आ जाएगा, a प्लस बी वाई, बस यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। तो dt का फंक्शन बन रहा है लैम्डा एट y g dy। और लैम्डा एट y कितना है, a प्लस बी वाई जी डी वाई, और ये हो जाएगा dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे आप। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट देखिए, आप फंक्शन बनाना चाह रहे हैं तो जीरो पे, y जब जीरो है तो टेंशन जीरो है। आप पहले फंक्शन बना लीजिए, y पर t है तो कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू a, g तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा a dy का इंटीग्रेशन जीरो से y, और प्लस b बाहर होगा, और ये हो जाएगा y dy जीरो से y, यही होगा भाई। तो टेंशन आ जाएगा g a y प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 2। दिख गया सभी बच्चों को। तो फाइनली टेंशन क्या मिला हमें, a g y प्लस बी जी बाई 2 वाई स्क्वायर। तो दिस इज द टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ y। किसी बच्चे का आंसर आई थिंक सही नहीं है, क्योंकि लोग वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू तो कभी आएगी नहीं। मैंने a और b दिया, रेशियो पूछा है, तो रेशियो अगर पूछा है तो पहले अब आपको t एट y इज इक्वल टू l बाई 2, तो यहां y की जगह l बाई 2 पुट करिए, क्या मिलेगा, ए जी एल बाई 2 प्लस बी जी बाई 2 एल स्क्वायर बाई 4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ए जी एल बाई 2 प्लस बी जी एल स्क्वायर बाई 8। इसको और सॉल्व करना चाह रहे हैं और कर लीजिए, ये 8 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 4 ए जी एल प्लस बी जी एल स्क्वायर, ये आंसर होगा भाई टी एट एल बाई 2। ठीक है, ठीक है, टी एट एल बाई 2। आपको लैम्डा नहीं पता है भाई प्रमोद, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आपको कल ही बताया गया है कि लैम्डा क्या है। लैम्डा आपको बताया गया, आप अगर लेक्चर रिवाइज करके नहीं आ रहे हैं तो यही परेशानी होगी। लीनियर मास डेंसिटी मुंह उठा के अगर केवल आप आ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं फिर से, ठीक है, कि आप एक बहुत सीरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत इंडिया नहीं वर्ल्ड के टॉप मोस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईटी एडवांस की। ठीक है, तो उस लेवल का आपका टेम्परामेंट होना चाहिए। ठीक है, उस लेवल का टेम्परामेंट नहीं है तो आपको बहुत ही इजी और बहुत इधर उधर की पढ़ाई पढ़नी है, मौज काटनी है, तो अलग भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे लोग 45 मिनट तक आपको कॉमेडी करके मजा भी दिलाते हैं और थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा देते हैं, तो आप वहां ट्राई कर सकते हैं। लीनियर मास डेंसिटी है भाई ये लैम्डा। आप ये पूछ रहे हो लैम्डा क्या है, लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ। ये लेक्चर के पहले ही कल के लेक्चर में पहले ही आपको बताया गया था जब मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बता रहा था। किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, तो समझ में आता है कि इस ग्रुप में कितने
भावी लोग मौजूद हैं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है आपको इस लेवल की चीजें नहीं पढ़ानी चाहिए, फिर लगता है कि मैं अनजस्टिस करूंगा। 4AgL अपॉन प्लस BgL स्क्वायर बाई 8, ये टी एट, बस बुकों का नाम खूब बड़ा बड़ा लिखते हैं। ये जो बच्चे जो है, कुछ बच्चे जो है बुकों का बड़ा बड़ा नाम लिखते हैं, ये बुक वो बुक, और ये क्वेश्चन दिया वो कर नहीं पाते हैं। उन पर्टिकुलर बच्चों को ये चीज सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। तो T इक्वल टू वाई इक्वल टू एल पे आ गया, L/2 पे। अब यहां पे T इक्वल टू एल पे क्या होगा वो भी आप लिख सकते हो, T एट, तो मैं आगे वाले स्लाइड में ले लेता हूं। तो T का फंक्शन था है ना, तो आपको चाहिए T एट L, तो y इक्वल टू एल, तो L पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, y को L पुट कर दोगे तो आपको टॉप मोस्ट पॉइंट का मिल जाएगा AgL प्लस BgL स्क्वायर बाई 2 प्लस BgL स्क्वायर बाई 2। दिख रहा है सभी बच्चों को? इसका भी एलसीएम ले लो, तो 2AgL प्लस BgL स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा टॉप मोस्ट पे। और ऑब्वियसली ये सबको पता है ये मैक्सिमम टेंशन होगा, मैक्सिमम टेंशन होगा, ठीक है। लैम्डा भी बढ़ता जा रहा है तो मैक्सिमम टेंशन होगा। अब आप रेशियो ले सकते हो, टी वाई एट एल ये है, और L/2 पे कितना है, 4AgL प्लस BgL स्क्वायर बाई 8, 4AgL प्लस BgL स्क्वायर बाई 8, ये था 4AgL प्लस BgL स्क्वायर बाई 8। तो इन्हीं दोनों का आपसे रेशियो पूछा गया था, तो रेशियो हो जाएगा T वाई L/2 पे अपॉन T वाई एट L। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इसी का रेशियो ले लो, तो 4AgL प्लस BgL स्क्वायर बाई 8 इंटू, ये इधर लेके आओगे y इक्वल टू एल के लिए, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 2AgL प्लस BgL स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो यहां से कुछ कॉमन जा रहा है तो कॉमन निकाल लो। देखो इधर AgL BgL स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन जाएगा, GL स्क्वायर, अच्छा ये L स्क्वायर है तो GL कॉमन ले सकते हैं, यहां भी GL हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, तो GL कॉमन ले लेते हैं, तो यहां आ जाएगा 4A प्लस BL, ठीक है भाई। और यहां पे 2 से ये कैंसिल कर दो तो यहां 4 आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां भी GL कॉमन ले लो। ये सब धीरे धीरे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस खुद करिए। GL के को कॉमन लिया तो यहां पे आएगा 2A प्लस, अच्छा ये 2A प्लस BL, चेक करिए सब लोग, तो GL से GL भी कैंसिल हो गया। फाइनली वी आर गेटिंग लाइक दिस, 4A प्लस BL अपॉन में 2A प्लस BL, 2A प्लस BL, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आप लोगों ने आंसर, कुछ कुछ बच्चे सही दे रहे हैं। 8A प्लस BL नहीं होगा, फिर यहां पे 8A प्लस 4BL होगा, 4 ये बाहर है, फाइनल ये आंसर आएगा भाई, बाकी अब और सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस तरीके से आप नॉन यूनिफॉर्म रॉड भी हैंडल करना सीख रहे हो और फंक्शन बनाना सीख गए, आपने फंक्शन बनाना सीख लिया, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं कि टेंशन इन ए एक्सेलरेटेड टेंशन, ये तो अभी इक्विलिब्रियम पे था, टंगा हुआ था, तो अब तो टंगा हुआ था तो अपने सेल्फ वेट की वजह से इसमें टेंशन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सीखते हैं टेंशन इन ए एक्सेलरेटेड
रोप और रॉड। तो हमें क्या करना है, एक भारी सा रॉड है या रोप है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट करा रहे हैं। एक्सेलरेट का मतलब सभी बच्चे समझ रहे हैं कि उन पे अब हम रिजल्टेंट फोर्स लगाएंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ याद करिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। न्यूटन सेकेंड लॉ की बात होने जा रही है कि आप उस पर नेट फोर्स लगाएंगे। जब भी एक्सेलरेशन होगा तो मैंने क्या सिखाया है, F इक्वल टू एम ए, जिसमें F क्या होता है, F क्या होता था, ये जो F इक्वल टू F नेट होता था, F नेट एक्सटर्नल, याद है सभी बच्चों को, इज इक्वल टू M इंटू ए। ये क्या बता रहा है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, मतलब हमेशा जो है क्या होगा, ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ऑलवेज नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। आप भी ऐसे ही लिखेंगे, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। इसी सिचुएशन पे अब क्या कर रहे हैं, किसी रॉड को हम एक्सेलरेट करा रहे हैं, मतलब फोर्स से खींच रहे हैं। जब किसी फोर्स से खींचेंगे किसी रॉड को या रोप को, मान लो ये रोप या रॉड है, ठीक है, और ये जो है किसी स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पे है, आप उसे अब खींच रहे हो, ये स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पे है, ये स्मूथ है, और आप इसे खींच रहे हो F फोर्स से, कांस्टेंट फोर्स F से आप इसे खींच रहे हो, तो भी इसमें टेंशन होगा, और सभी जगह पे टेंशन अलग अलग होगा, सभी जगह पे टेंशन अलग अलग होगा। क्लियर है? तो अब यहां पर जो मास m है, इसका मास यूनिफॉर्म ही ले रहा हूं, ठीक है। इसमें भी क्या है, रॉड इज यूनिफॉर्म, रॉड अपना या रोप क्या है, यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, इसका मास है m और लेंथ है l। यूनिफॉर्म का मतलब सभी बच्चे समझ रहे हैं कि यहां पर लैम्डा जो है कांस्टेंट है, लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ये अपना क्या है, कांस्टेंट है। तो अब आप इसको इधर से खींच रहे हो, आपसे बोला जा रहा है कि यहां से किसी x डिस्टेंस पे, यहां से किसी x डिस्टेंस पे रॉड के अगर एंड से बात करें, मान लो रॉड का ये एंड है, यहां से हम किसी x डिस्टेंस पे इसका टेंशन देखना चाहते हैं कि इस रॉड में क्या टेंशन होगा और क्यों होगा, ये भी देखेंगे। ये x है, यहां पर कोई पॉइंट है P, तो हम यहां पर टेंशन निकालना चाहते हैं, रॉड के अंदर टेंशन निकालना चाहते हैं। तो यहां पर पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि सर इसमें टेंशन क्यों होगा। एक पतली सी स्ट्रिंग को अगर आप खींचोगे तो उसमें कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई अपना वेट नहीं है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि किसी बॉडी के अंदर जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स होता है, तो उसको आप देखना चाहते हो तो उस बॉडी को जहां पे टेंशन निकालना चाहते हो, उस बॉडी को वहां से दो टुकड़ों में ब्रेक कर दो, ठीक है, दो टुकड़ों में आप ब्रेक कर दो, ठीक है। तो दो टुकड़ों में अगर आप ब्रेक कर दोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहां पे आप ब्रेक कर दो, तो जब आप ब्रेक करोगे तो इस रॉड को दो अलग अलग से देख सकते हो। देखो कैसे, ठीक है, इसको आप दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। टेंशन हमेशा इंटरनल फोर्स होगा, बॉडी का इंटरनल फोर्स होगा। तो अगर यहां F फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे F फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये x लेंथ का मास हो गया, तो बाकी बचा हुआ लेंथ कितना हो गया भाई, बाकी बचा हुआ लेंथ हो गया L माइनस एक्स। तो ये पार्ट कितना हो गया, L माइनस एक्स लेंथ का, ये पार्ट कितना हो गया, x लेंथ का। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर अगर आप बोल रहे हैं कि यहां का मास कुछ m x है और इस वाले का टुकड़े का मास हो गया m ऑफ L माइनस एक्स, L माइनस एक्स लेंथ का मास है, ठीक है। अब यहां पर आपको इसके खींचने की वजह से, ध्यान दीजिए,
आप इधर खींच रहे हो, तो इस एंड पे इतना मास इधर एक्सिलरेट होना चाह रहा है, लेकिन ये सब दोनों जुड़े हुए हैं, अलग तो हो नहीं सकते। तो यहां के अबाउट आप अगर इसको खींच रहे हो तो इतना मास आगे एक्सेलरेट करना चाहेगा, तो ये आगे एक्सेलरेट करना चाहेगा, ठीक है। तो जब ये एक्सेलरेट करके आगे बढ़ेगा तो ये इसको भी पुल करेगा, तो इसके वजह से यहां पर जो टेंशन आएगा यहां पर एक इस डायरेक्शन में होगा और इस वाले पे ऐसा होगा। तो शायद सभी को एक अच्छी बात ये पता चली कि सर फोर्स तो हम यहां लगा रहे हैं, फोर्स तो हम यहां लगा रहे हैं, बट पूरा का पूरा रॉड एक्सेलरेट हो रहा है। तो कौन एक्सेलरेट कर रहा है? फोर्स हमने यहां लगाया, बट इस फोर्स के वजह से हर जगह पे टेंशन आया और हर टेंशन एक दूसरे अपने आग पीछे वाले को खींच रहा है। जैसे ये टेंशन, ये जो आपने देखा यहां पर, यहां पे टेंशन होगा, ये मान लो पी पॉइंट नाम दे दो इसका, पी पॉइंट, तो ये होगा टेंशन एट पी, यहां भी होगा टेंशन एट पी। तो इस वाले टुकड़े को, एक्स वाले टुकड़े को टेंशन एट पी खींच रहा है। क्लियर है? बिल्कुल जैसे ट्रेन की बात कर सकते हो, कोई इंजन खींच रहा है, सारी बोगी एक्सेलरेट उसके साथ एक्सेलरेट हो रही है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, उस तरीके से आप सोच सकते हैं। क्लियर है? तो अब अपने पास टेंशन एट पी मिल गया, तो ये टेंशन एट पी हमें निकालना है। तो सभी लोग समझ रहे हैं कि ये पूरा रिजिड रॉड है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एफ, ये स्मूथ है, कोई और फोर्स नहीं है। तो इस पे अगर आप न्यूटन्स लॉ लगाते हो और यूनिफॉर्म रॉड है, टोटल मास इसका कितना है? एम, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ये पूरा रॉड किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा होगा? ये सब लोग इजिली बता सकते हो। क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू फोर्स ऑन द रॉड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रॉड इनटू एक्सेलरेशन ए। तो व्हाट इज योर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड? इट इज एफ अपॉन एम। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। है ना? ये रॉड का एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब यहां से एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड आपको मिल गया। अब सभी बच्चों को पता है कि रॉड तो पूरा एक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये पार्ट अलग एक्सेलरेशन से मूव करे, ये अलग। सभी को पता है रॉड जाएगा तो एक साथ जाएगा। ये तो मैंने आपको टुकड़ों में बांटा क्यों है? आपको दिखाने के लिए कि यहां पर टेंशन जो है आपको दिखने लगे कि टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। यहां पे टेंशन, पूरे बॉडी के लिए टेंशन हमेशा जीरो दिखेगा। क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताइए। ये सब आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं जो कि थ्रू आउट द मैकेनिक्स, नहीं मैकेनिक्स ही नहीं, सब जगह पे आप यूज करेंगे। तो एबीसी ही है जिसको आपको ध्यान से समझना है। तो टीपी यहां से आ गया। अब पूरा एक्सेलरेशन है तो आपको पता है कि इस वाले का भी एक्सेलरेशन ए होगा। रॉड का एक्सेलरेशन अलग नहीं हो सकता, इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप किसी एक टुकड़े को पकड़ लो। पहले क्या करना है? पहला स्टेप क्या है? पहले आप पूरे सिस्टम को निकालो और इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। पूरे बॉडी को पकड़ो और बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स को उसके नेट मास से डिवाइड कर दो। तो नेट फोर्स को उसके नेट मास से डिवाइड कर दो तो आपको पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है? जब ये पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, अब हमें टेंशन निकालना है। तो फिर जहां पे टेंशन पूछा है उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। उसका रीजन बताया मैंने, क्योंकि पूरे बॉडी को देखोगे तो टेंशन नजर नहीं आएगा, वो इंटरनल फोर्स होगा। ये डायग्राम से भी दिख रहा है, इक्वल और अपोजिट। तो जहां पे आपसे टेंशन पूछा है वहां पे उसे अलग कर दो। तो आपने अलग कर दिया। अब आप क्या करो, आपको एक्सेलरेशन पता है और इस वाले को, पीछे वाले की फ्री बॉडी डायग्राम आपके सामने बना है। इस डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेट कौन कर रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे? टीपी, यही तो फोर्स लग रहा है। ये एफ फोर्स तो केवल इस पे लग रहा है, इस पीछे वाले पे नेट इसको एक्सेलरेट कौन कर रहा है? टेंशन एट पॉइंट पी। तो आप इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ लिख दो तो आपको टेंशन मिल जाएगा। क्या लिखोगे इसके लिए? नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स इस पे टीपी। तो टीपी
इज इक्वल टू, इसका मास निकालना पड़ेगा, अभी निकालेंगे। मास ऑफ एक्स लेंथ इंटू एक्सेलरेशन कितना है a, एक्सेलरेशन तो वही होगा है ना, एक्सेलरेशन तो सभी रॉड के हर एक पार्ट का वही होगा। आप बोलोगे सर इससे नहीं कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे, आप इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लिखो तो भी टीपी आ जाएगा, बट यहां जब लिखोगे इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या लिखोगे, किसी एक से भी कर सकते थे, ये ज्यादा आसान है, इससे डायरेक्ट आ जाएगा। इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या लिखोगे, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। ध्यान से सुनिए, अब आप न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना सीख रहे हैं। नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, एक्सेलरेटेड डायरेक्शन इधर है तो नेट फोर्स कितना होगा इस वाले पे, एक फोर्स है एफ इधर और इसका टेंशन टीपी है पीछे। आप बोलोगे सर इस पे आपने पीछे क्यों दिखाया, क्योंकि टेंशन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है, बताया था कल। टेंशन हमेशा जो है इसको जो है क्या करता है, अपोज करेगा एक्सटर्नल फोर्स को। तो क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ माइनस टीपी इज इक्वल टू मास ऑफ एल माइनस एक्स लेंथ इंटू ए। ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर दिस सेगमेंट एंड दिस इज फॉर दिस सेगमेंट। इनमें से किसी से भी आप टीपी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं इससे निकाल रहा हूं क्योंकि इससे डायरेक्ट आ जाएगा, बट इसको निकालने के लिए हमें मास ऑफ एक्स लेंथ लिखना पड़ेगा। व्हाट इज आवर मास ऑफ एक्स लेंथ, मास ऑफ एक्स लेंथ बता दीजिए जरा। यूनिफॉर्म रॉड है तो क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल, टोटल मास m है, और ये तो लैम्डा इसका कितना हो जाएगा m बाई एल, जो कि कांस्टेंट दिया हुआ है। लीनियर मास डेंसिटी आपकी क्या दी हुई है, कांस्टेंट दी हुई है। तो मास ऑफ एक्स लेंथ क्या हो जाएगा, m बाई एल। कितने लेंथ का मास लिखना है, x लेंथ का, तो उसको आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। क्लियर है सभी को। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में ये करना है कि आपको नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन लिखना है। तो यहां दो फोर्स लग रहे हैं सेकंड वाले में, एक यहां एफ फोर्स लग रहा है, दिख रहा है सभी को, और यहां पे लग रहा है इधर टीपी। तो नेट फोर्स कितना हो गया, एक्सेलरेटेड डायरेक्शन में हमेशा लिखना है, हमेशा नेट फोर्स एक्सेलरेटेड डायरेक्शन में लिखना है। तो क्या होगा, एफ माइनस टीपी इक्वल टू मास ऑफ एल माइनस एक्स लेंथ इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए। तो ये आपने m बाई एल इंटू एक्स लिख दिया, इसको यहां पे पुट कर दीजिए और a की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको टेंशन मिल जाएगा। तो टेंशन एट p क्या मिल जाएगा, x लेंथ पे, वो मिल जाएगा m बाई एल इंटू एक्स। यहां पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, सबको समझ में आ गया, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ग्रेविटी जमीन पे लग रहा है नीचे, इस डायरेक्शन में कोई भी ग्रेविटी नहीं है, वो हमेशा वर्टिकल लगता है। इंटू ए क्या है, एफ बाई एम। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो टेंशन एट पी क्या मिला, टेंशन एट पी क्या मिला आपको, आपको मिला एफ अपॉन एल इंटू एक्स। तो ये फंक्शन मिल गया। तो आप एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए आप एक्स यहां पुट कर दो, आपको मिल जाएगा। तो हमें यहां पे फंक्शन बनाकर इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड था, तो आपने डायरेक्ट कर लिया m बाई एल इंटू एक्स। ये क्लियर है सभी बच्चों को। अब कोई बच्चा अगर ध्यान से देख रहा है तो इसको अगर कंपेयर करे, अगर ये लटक रहा था, अगर ये लटक रहा था, ऐसे मान लो लटक रहा था, तो अगर ये लटक रहा होगा तो जो रोल एफ का यहां पर है वो mg का था। ठीक है, मैंने नीचे से y लिया था, यहां पर यहां से दिया हुआ है और कोई अंतर नहीं है। तो सेम है, जो रोल f का है यहां पर, वो रोल लटकने में mg का है। तो TP आ जाएगा m बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, अब आपको मान लो यहां से पूछा जा रहा है कि रॉड का टेंशन बता दो, यहां से बोला जा रहा है कि रॉड का टेंशन L बाई 4 पे बता दो, इस एंड से, जिस एंड पे फोर्स लग रहा है।
जिस एंड पे फोर्स लग रहा है वहां से बोला जा रहा है कि ये L/4 पे यहां पे ये फोर्स F है, यहां का टेंशन बता दो, टेंशन P, मान लो ये P पॉइंट है। तो अब आप बता सकते हो बहुत आसानी से, आपने जनरल निकाला है, क्या होगा जरा बताइए, इसका आंसर बताइए। अच्छा सॉरी, यहां F होगा। इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर बता दीजिए। मुझे पता था बहुत बच्चे गलती करेंगे। एक बच्चा बता रहा है F/4, गलत है। F/4 नहीं होगा, क्योंकि x हमने कहां से लिया है, एंड से लिया है। ये जो फंक्शन बनाया है उसमें हमने, ये मान लो अगर b है ये एंड और ये a है, इसी चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। यहां पर अपने पास क्या है, मान लो ये b है ये a है, तो मैंने यहां फंक्शन बनाया हुआ है, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे ब्रेक कर दो और लिख लो, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर ये जो लेंथ है, आपको यहां पूछा है तो इसको दो टुकड़े में करोगे, इसको दो टुकड़े में जब करोगे तो जो पीछे वाला जो टुकड़ा है, ऐसे करोगे ना, तो यहां जब करोगे तो इसमें आपको देख लेना पड़ेगा कि हमने x का फंक्शन, ये x है, x यहां पर 3L/4 है। अगर आपने ये फंक्शन बनाया है, इसमें अगर वैल्यू पुट करना चाहते हो तो आपको यहां पे डायरेक्ट x इक्वल टू 3L/4 देना पड़ता, अगर आप इससे कर रहे हैं। बाकी तो आप नॉर्मल मेथड से करेंगे तो आ ही जाएगा। ये t है, ये भी t है, ठीक है भाई। तो आपको ये अगर डायरेक्ट करना चाहोगे तो यहां पे x 3L/4 रखेंगे, तो TP कितना हो जाएगा, F/L इंटू 3L/4, तो ये आएगा 3F/4। F/4 नहीं होगा, 3F/4 होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना था। अगर आप ये फॉर्मूला, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसे रटो, आप जो है डायरेक्ट कर सकते थे, ये L/4 लेंथ का मास लिख लेते, ठीक है, और इसके लिए या तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो, या इसके लिए इसका एक्सेलरेशन निकालने के बाद, ठीक है, जैसे ये किया वैसे ये कर सकते थे। मैंने यहां पे कर रखा था, इसीलिए सीधे सीधे x की वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया। बट आपको ध्यान रखना था कि ये जो x मैंने लिया है वो इस एंड से लिया है, तो वो x की वैल्यू जो चलेगी यहां पुट होगी वो इस एंड की होगी। क्लियर है? तो सभी लोग जो है अब एक्सेलरेटेड के लिए भी कर लेंगे। मान लीजिए दोनों तरफ फोर्स लगे तो क्या करोगे, मान लो दोनों तरफ अगर फोर्स लगे तो निकाल लोगे। यहां F1 लग रहा है और यहां पे मान लो अपने पास F2 लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये F2 लग रहा है, ये F1 लग रहा है, ठीक है। आपसे अब पूछा जा रहा है कि बताओ इसका टेंशन क्या होगा। ये किसी हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म रॉड पर ही है, ये F1 है, ये F2 है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है। अब हमें इसका टेंशन बताना है, ठीक है। टेंशन कहीं भी पूछा जा सकता है। मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर, यहां से किसी x डिस्टेंस पे टेंशन निकालना है, यूनिफॉर्म रॉड है, ये P पॉइंट है, तो हमें बताना है टेंशन एट P, TP बताना है। आप लोग बताइए क्या होगा।
हाँ F1 और F2 के बारे में ठीक है, मैं दे दे रहा हूं। F1 इज ग्रेटर देन F2, ये ले लीजिए आप, F1 इज ग्रेटर देन F2। चलिए अब करिए, F1 जो है F2 से बड़ा है, मैंने आपको दे दिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, है ना। तो जैसे किया था, सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन, रॉड का एक्सेलरेशन पहले निकाल लेंगे। रॉड पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड पहले निकाल लेंगे, वही हर टुकड़े का एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, ये तो करोगे, यहां लिख रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ रॉड क्या हो जाएगा। रॉड पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, तो रॉड पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओ। इधर F1 है, इधर F2 है, और F1 बड़ा है तो इधर ही एक्सेलरेट करेगा, ये होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन क्या होगा भाई, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, टोटल मास m है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ आप हमेशा क्या लिखते हैं, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव लेंगे। तो क्या लिखेंगे, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहां से आपको रॉड का एक्सेलरेशन मिल जाएगा F1 माइनस F2 अपॉन m। ठीक है, जैसे आप वहां कर रहे थे वैसे ही करेंगे। फिर जब आप यहां पर आओगे तो टेंशन जो है इंटरनल फोर्स है, तो अभी बताया था कि जहां पे टेंशन निकालना है आपको इसको ब्रेक करना होगा, दो टुकड़ों में ब्रेक करना होगा, तभी आपको टेंशन दिखेगा, तभी आपको यहां पे टेंशन दिखेगा। तो यहां पे आपको टेंशन क्या दिख रहा है, इधर टेंशन जो होगा इधर ऐसा होगा इसके रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में ऐसा होगा। ठीक है, और ये आप बोलेंगे टेंशन T एट P, और यहां पे ये टेंशन जो होगा ये भी ऐसा होगा T एट P। ये लेंथ होगा x लेंथ का मास, ये हो जाएगा mx, जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करेंगे, ये L माइनस एक्स। और यहां पे फोर्स एक और लग रहा है F1, इधर भी फोर्स लग रहा है F2। ठीक है, और यहां पे आएगा m ऑफ L माइनस एक्स। ये भी A से एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, और ये भी A से एक्सेलरेट करेगा, ये क्लियर है, ये भी A से एक्सेलरेट करेगा, ये इतनी क्लियर है सभी को। अब ये A से एक्सेलरेट करेगा, तो आप यहां पे बता सकते हो कि इनमें से किसी एक का भी, किसी एक पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो, पीछे वाले पे लगा दो चाहे आगे वाले पे, यहां सब बराबर ही है, मैं पीछे वाले पे लगा रहा हूं, यहां पे इसके लिए लगा रहा हूं। तो इस पे नेट फोर्स इधर क्या है टीपी, इधर क्या है F2, ये कितना है x, और एक्सेलरेट हो रहा है तो यहां, और m एट x है, तो पहले m एट x लिख लो, क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म है इनटू x, ये हो जाएगा मास ऑफ दिस x लेंथ ऑफ द रॉड, मास ऑफ x लेंथ ऑफ द रॉड कितना हो जाएगा, m बाई एल इंटू एक्स। एक्सेलरेशन ये है, तो इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या लिखोगे, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन कितना हो जाएगा, टीपी। देखिए फिर मैं बोल रहा हूं, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो क्या लिखोगे, टीपी माइनस F2 इज इक्वल टू mx मास ऑफ x लेंथ ऑफ द रॉड इनटू a। ठीक है, तो बस टीपी आ जाएगा, वो हो जाएगा F2 प्लस mx इंटू ए। इन सब की वैल्यू पुट करो, आपको मिल जाएगा टीपी, कितना मिल गया, F2 प्लस
एम एक्स कितना है, एम बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है, एफ वन माइनस एफ टू बाई एम। सॉल्व कर लीजिए, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आपको मिल जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, तो एफ टू प्लस एक्स बाई एल, एक्स एफ वन बाई एल माइनस एक्स एफ टू बाई एल। ठीक है भाई, तो इसको ऐसे लिखिए, ज्यादा सही लग रहा है, ऐसे ही लिखिए, एफ टू प्लस एफ वन माइनस एफ टू बाई एल इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। टेंशन टेंशन टीपी इक्वल टू एफ टू प्लस एफ वन माइनस एफ टू बाई एल इंटू एक्स, ये फंक्शन बन जाएगा भाई, ये फंक्शन आपका बन जाएगा इस केस में, इस केस में ये फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन आपका बन जाएगा टीपी का, एफ टू प्लस एफ वन माइनस एफ टू बाई एल इंटू एक्स। ये क्लियर है? बहुत बच्चों ने कर लिया था, बहुत बढ़िया। ये x मैंने यहां से लिया है, अगर आपसे यहां से पूछेगा तो आप ये फंक्शन इधर से बनाना चाहते हो तो आपको l माइनस एक्स वहां से कर सकते हो। तो आपको रटना कुछ नहीं है, अप्रोच याद रखना है। ठीक है, पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लोगे, उसके बाद जहां पूछेगा वहां दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे और किसी आगे वाले पे या पीछे वाले पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दोगे। यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। पीछे वाली स्लाइड के लिए परेशान है, लीजिए। तो इसको एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, आपको आगे काम आ सकता है। इसको एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, बट ये भी ध्यान रखिए फिर कि एक्स क्या है, पीछे से है, और नेट फोर्स जिधर एक्स है उधर ही नेट फोर्स है, ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? तो सीधे सीधे हमने इसका कॉमन एक्सेलरेशन पहले निकाल दिया, नेट फोर्स अपॉन मास। फिर जहां टेंशन पूछा है आपको उसको दो में डिवाइड करना पड़ेगा और वहां से। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आई थिंक आप लोग कर ले जाओगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर ले जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने अभी तक आपको टेंशन के बारे में डिफरेंट चीजें बताई। अब मान लीजिए, अब आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक चेन है, उस चेन को आपने ऐसे हैंग किया है, तो चेन हो, रोप हो, कुछ भी हो, ये तो अब आप कर ही चुके हैं। लेकिन इस चेन को मैं अब, देखिए, चेन के साथ एक प्रॉब्लम है, चेन को मैं अगर ऐसे हैंग कर दूं या ऐसे खींचूं तो वो रोप और रॉड जैसा ही होगा। लेकिन चेन तो आपको पता है कई सारे लिंक से मिलके बनता है, उसको मैं कोई और भी शेप दे सकता हूं। तो मान लो मैंने चेन को ऐसा शेप दे दिया,
मान लो मैंने चेन को ऐसे लटका दिया, ठीक है, चेन है, चेन तो कैसे भी लटक सकता है ना, रॉड को नहीं लटका सकते ऐसा सेमी सर्कुलर टाइप, नहीं रोप को कर सकते हो, रोप या चेन दोनों में से किसी को कर सकते हो। तो मान लो ये चेन है, इसको आपने ऐसे हैंग कर दिया, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। आपने यहां हैंग कर दिया है, यहां पे दोनों को क्या किया है, हैंग कर दिया है, ठीक है। और जहां से हैंग किया है, और ये पूरा कैसा है, ये ऐसा सेमी सर्कुलर है, आपने क्या किया है, सेमी सर्कुलर बना दिया है, तो सेमी सर्कुलर है, तो यूनिफॉर्म चेन है, पहला केस ले रहे हैं, यूनिफॉर्म चेन है, सेमी सर्कुलर शेप में है। तो ये सेमी सर्कुलर शेप में है, ठीक है, पहला केस ये है। हमें कहां कहां टेंशन निकालना है इसका, हमें टेंशन निकालना है, देखो ध्यान से, ये एंगल भी आपको दिया जा रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल जो बना रहा है यहां से, ये आपको दिया जा रहा है, तो ये एंगल आपको दिया जा रहा है थीटा, जो हॉरिजेंटल से ये एंगल बना रहा है ये है थीटा, ये एंगल आपको थीटा दिया जा रहा है, ठीक है। ये चेन है, गोल्ड नेकलेस, बहुत बढ़िया रजत भाई। तो ये जो है ये इस तरीके से चेन है, और ये हैंग हो रहा है ऐसे, ठीक है, और ये जहां पे हैंग हो रहा है वो हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है। तो आपको टेंशन कहां कहां निकालना है, ध्यान से सुनिए, टेंशन आपको निकालना है इस पॉइंट पे, ए पे, बी पे, और एक यहां पे एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, सी पे, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन एट ए, मतलब टी ए, फाइंड टेंशन टी ए, टी ए आपको निकालना है, टी बी निकालना है, और टी सी निकालना है, ठीक है, तीन चीजें निकालनी है, ठीक है, हमें तीन चीजें निकालनी है। तो देखो ये पूरा का पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और यूनिफॉर्म चेन है, इसका मैं टोटल वेट आपको दिए दे रहा हूं, टोटल वेट इसका है, ये गिवन है, टोटल वेट जो है W, ये न्यूटन होगा, ये तो समझते हैं सब लोग। अगर मैंने वेट बोला है इसका मतलब mg दिया हुआ है, पूरा का पूरा मास इंटू ग्रेविटी, वेट मतलब mg दिया हुआ है। यार स्ट्रेचेबल हो तो स्ट्रिंग या रोप स्ट्रेचेबल हो, अरे यहां पर भाई मोटी रस्सी या मोटे इतना जो है लोहे का जो चेन है उसमें स्ट्रेच कहां, स्प्रिंग थोड़े है, वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, वो बहुत नेग्लिजिबल होगा। मैं जो केस लेके चल रहा हूं, आप जो बोल रहे हो स्ट्रेचेबल, तो वो किसी भी इलास्टिक चीज में होगी। ये जो अपनी जो चेन है ये इतनी इलास्टिक नहीं है कि आपको उसके सेल्फ वेट का जो है स्ट्रेच निकालना पड़ेगा, आपको बस mg की वजह से जो टेंशन होगा वो निकालना है। तो देखिए द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो पहले आप क्या करोगे, इसकी एफबीडी बनाओगे, एफबीडी ऑफ होल चेन, है कि नहीं, होल चेन की एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, देखो उस पे नेट फोर्स क्या लग रहे हैं और उसको बैलेंस करो जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम दिख रहा है। इक्विलिब्रियम हमें दोनों डायरेक्शन में है, एक्स में भी है और वाई में भी है, ठीक है। तो यहां पे जो टेंशन होगा, देखिए कभी भी किसी कर्व सरफेस पे जो टेंशन होता है वो हमेशा कर्व के टेंजेंशियल होता है। तो ये जो शेप है कर्व है, कर्व है, तो यहां पे जो टेंशन दिखाओगे, ये चीज आपने नई चीज आप सीखिए कि यहां पे जो टेंशन दिखाएंगे वो ऐसे दिखाएंगे, इस कर्व के
टेंजेंट के लॉन्ग, और इसको भी ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। और यहां पे ग्रेविटी लग रहा होगा, यही तो फोर्सेज लगेंगे इन 2 पॉइंट पे टेंशन, ठीक है। पूरे के लिए यहां पे जो टेंशन होगा इसको आप बोलेंगे TA, यहां का टेंशन मैंने बोला TA, यहां का टेंशन हो गया अपना TA, TA, और यहां का टेंशन कोई नहीं मानेगा कि इक्वल है तो मैं TB ले लेता हूं, अभी क्यों माने इक्वल है। और यहां पे लगेगा पूरा वेट mg, जिसको आपको W दे रखा है, ग्रेविटी पूरा जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब आपको मैंने बताया था कि आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, नेट फोर्सेस दिखा दिए, एक एंड पॉइंट पे जहां टंगा है, इधर टंगा है, 2 जगह टंगा है, कर्व है तो उस पे कर्व पे टेंशन हमेशा उस शेप कर्व के टेंजेंशियल होगा, ये ध्यान रखिएगा। सीधा होगा तो अलोंग द रोप या अलोंग द रॉड होगा, अगर कर्व होगा तो टेंशन हमेशा कैसा होगा, उस स्ट्रिंग या उस रोप के टेंजेंशियल होगा, ठीक है। अब आपको रेफरेंस एक्सिस लेना है, तो रेफरेंस एक्सिस आपको लेना पड़ेगा, इसे आप वर्टिकल, इसे एक्स एक्सिस ले लीजिए और इसे वाई एक्सिस, यहां पे आप इक्विलिब्रियम दिखा दीजिए, दिस इज आवर रेफरेंस एक्सिस, आरे ये अपना रेफरेंस एक्सिस है। तो इसके अबाउट इन दोनों को रिजॉल्व कर दीजिए, एंगल आपको दिया ही हुआ था, तो कौन सी बड़ी चीज है आपको रिजॉल्व करना। एंगल जब बराबर है, सिमेट्रिकल है और एंगल बराबर है, तो टेंशन आपको पहले से T मान लेना चाहिए था, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जब आप कंपोनेंट लेंगे तो इधर आएगा TB cos थीटा, इधर आएगा TB sin थीटा, इधर आएगा TA cos थीटा, इधर आएगा TA sin थीटा। दिख रहा है सभी बच्चों को? तो एक्स डायरेक्शन भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, वाई में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो इन एक्स डायरेक्शन क्या लिखेंगे आप, इधर फोर्स है TB cos थीटा, इधर फोर्स है TA cos थीटा, ये दोनों बराबर होंगे एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 के लिए। तो मैंने आपको वही कहा था कि ऐसे केस में आप पहले से टेंशन बराबर ले सकते थे। देखिए आपको प्रूव होता है कि आप यहां पे T मान सकते थे, यहां भी T मान सकते थे, अगर एंगल सेम है तो, ठीक है। तो हमेशा TA होगा। वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में देखो क्या होगा, नेट फोर्स ऊपर कितना है 2 TA sin थीटा प्लस TA नहीं TB, तो ये हो जाएगा 2 TA प्लस TB, और ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, तो हम ये मान सकते हैं लेट TA इज इक्वल टू TB इक्वल टू T मान लें, दोनों बराबर हैं तो इसको T मान लें कुछ। तो यहां पे क्या आ जाएगा, TB sin थीटा प्लस TA sin थीटा इक्वल टू W, और ये दोनों बराबर हैं तो आप ये लिख सकते थे 2T sin थीटा, TB और TA को T लिख दिया, तो 2T sin थीटा इक्वल टू W। तो T कितना हो जाएगा, W बाई 2 sin थीटा, W बाई 2 sin थीटा। तो ये TA और TB, यही TA है और यही TB है, तो TA और TB की वैल्यू आपको मिल गई W अपॉन 2 sin थीटा, ठीक है, W अपॉन 2 sin थीटा। तो ये तो आपने यहां का बता दिया। इंटरेस्टिंग ये है कि यहां का टेंशन पूछा जा रहा है, TC, यहां का टेंशन पूछा जा रहा है। कोई बताएगा कि क्या करेंगे यहां के टेंशन के लिए, मतलब ये ऐसा पॉइंट है जो बॉडी के अंदर है, मानते हो कि नहीं, ये सी पॉइंट एक ऐसा है जो बॉडी के अंदर है। तो बॉडी के अंदर जो पॉइंट है उसका टेंशन देखने के लिए आपको इसको 2 हाफ में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, 2 हाफ में आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए मैं अलग लेके कर रहा हूं, तो फॉर TC अगर हमें निकालना है तो बॉडी को, इस चेन को 2 हाफ में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आपको TC नजर आएगा।
नहीं तो आपको टीसी नजर नहीं आएगा। और सी एक ऐसा पॉइंट है जो कि एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट है, मतलब ये जस्ट हॉरिजेंटल हो चुका है। तो इसमें किसी एक हाफ ऑफ द चेन का आप एबीडी बनाएंगे, किसी एक हाफ ऑफ द चेन का एबीडी। यहां पे टेंशन ऐसा होगा टीसी, और यहां पर होगा अपना ये टी जो अभी आपने निकाला। तो यहां पे ऐसा दिखाना पड़ेगा आपको, ये टी होगा, मतलब टी ए जो कि आपने बताया अभी टी के बराबर है माना था, और ये है अपना सी पॉइंट। ये हॉरिजेंटल क्यों दिखाया है भाई? क्योंकि ये पूरा सेमी सर्कुलर है, तो ये इधर टेंजेंट इसका ऐसा होगा। बताइए ये हॉरिजेंटल क्यों दिखाया है, ये भी क्लियर होना चाहिए। ये पूरा सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर में यहां पे ये हॉरिजेंटल होगा, टेंजेंट इसका हॉरिजेंटल होगा, है ना। पूरा ऐसा है सेमी सर्कुलर, तो टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो वो पूरा अपना हॉरिजेंटल होगा। अभी 2 मिनट बचा है भाई, पढ़ के जाओ। तो यहां पे ये आ जाएगा, भागने की जल्दी ना करो, सीख रहे हो सीखो बढ़िया से। ये यहां पर आ जाएगा। अब ये बताओ कि इसमें जो टेंशन होगा आधे पार्ट का, पूरे का डब्ल्यू है, तो इतना तो सब लोग समझते हो कि आधे का जो वेट होगा वो नीचे लग रहा होगा, कितना W/2 mg/2 या W/2, ठीक। और ये थीटा था जो आपको हॉरिजेंटल से दिया गया था, इसका कंपोनेंट आपने ब्रेक किया, इधर कितना आया था T cos थीटा, और ये कितना था T sin थीटा। किसी भी एक पार्ट को आपको ब्रेक करके करना था। अब इसमें भी इक्विलिब्रियम करो, न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओ। इसकी एफबीडी आपने बना ली, न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा रहे हो, ठीक है। रेफरेंस एक्सिस तो यही है, एक्स और वाई, यही अपना रेफरेंस एक्सिस है आर ए। तो क्या लिखेंगे, टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, टीसी। तो टीसी क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा। यहीं से टीसी निकल गया, टी की वैल्यू आपने निकाली थी, और टी साइन थीटा कितना होगा, वो हो जाएगा W/2। तो खैर टी तो आप जो पहले से निकाला था आपने, देखिए ये टी आपने निकाला था, W/2 साइन थीटा वो यहां से भी आ रहा है, वो यहां से भी आ रहा है। आप देखिए टी यहां से भी वही आ रहा है जो आप पहले से निकाल चुके हो, अपवर्ड फोर्स से यही चीज आ रही है। इसको यहां पुट कर दो, तो W/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे चेन में टेंशन जो होगा वो हो जाएगा W/2 कॉट थीटा, W/2 कॉट थीटा। तो दैट इज योर आंसर। तो आप लोग को आइडिया लगा कि अब कोई कर्व पार्ट है, तो कर्व पार्ट में टेंशन हमेशा टेंजेंशियल होता है, और हम कभी भी टेंशन किसी बॉडी के बीच का पूछा जाए तो आपको उसको 2 टुकड़ों में ब्रेक करके, और फिर उसमें अगर इक्विलिब्रियम है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, और अगर एक्सेलरेटेड होगा तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना पड़ेगा। तो आपने ये इस तरीके की चीजें सीखी। देखिए ये सब जो भी आप सीख रहे हैं, लेक्चर को रिवाइज करिए। कैसे लेक्चर रिवाइज करेंगे, रफ कॉपी पे जाकर, और आप इन सबको जो है फिर से अपने से करेंगे सोचकर। तो जब आप ये अपने से करने लग जाएंगे जिस दिन, उस दिन समझो आप अपने से फिर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करने लगोगे। कर्व पार्ट मूव करेगा, एक्सेलरेटेड होगा, तो हम उसमें न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, ठीक है। कर्व पार्ट अपने से तो मूव करेगा नहीं, कोई ऐसा चेन है आप छोड़ दोगे तो गिर जाएगा, उसको कहीं से लटकाओ किसी ट्रॉली पे, फिर एक्सेलरेट करो। वो क्वेश्चन भी करेंगे आगे धीरे धीरे। क्लियर है भाई? तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चों को इंटरेस्ट है वो फिजिक्स में जो भी आप पढ़ते हो उसको जाकर घर में अच्छे से लेक्चर्स रिवाइज करिए। आपको अभी जब कोई चैप्टर चल रहा होता है तो कोई होमवर्क नहीं होता, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज रहता है, तो क्वेश्चंस अभी कहां से दे पाएंगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आपका काम है कि इन लेक्चर्स को अच्छे से करना, ठीक है। उसके बाद आपको होमवर्क भी मिलेगा जब आप थोड़ी कुछ चीजें पढ़ लोगे तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं ट्यूसडे को, है ना। अपना हॉलीडे एंजॉय करिए पढ़ाई के साथ, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं।